हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जियोलॉजी ट्यूटर। आज जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है न्यूक्लियस। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में आप लोग क्या पढ़े होंगे? न्यूक्लियस एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और हम जो न्यूक्लियस पढ़ने जा रहे हैं वो है यूकैरियोट न्यूक्लियस। ठीक है, यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस कैसा होता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस को आप ऐसे समझिए कि न्यूक्लियस है। ठीक है, हम लोग कौन सी न्यूक्लियस को डिस्कस करने जा रहे हैं? तो हम लोग यूकैरियोटिक जो न्यूक्लियस है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। अगर ये एक सेल है तो उसके जो सेंट्रोमोस्ट पार्ट में जो प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे उसके फंक्शंस होते हैं। अगर हम लोग यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात करें तो इसके तरफ जो होता है चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है प्रोकैरियोट न्यूक्लियस से तो इसके जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या होता है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बारे में हर एक उसके फंक्शन क्या होता है, उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो फिर पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, चलिए। न्यूक्लियस का अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोग उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, यूकैरियोट्स जो होते हैं वो जो सेल्स होते हैं यूकैरियोट्स के उसके क्या होते हैं? यूकैरियोट सेल्स के क्या होते हैं? मेम्ब्रेन जो जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके चारों तरफ क्या होता है? उनके चारों तरफ एक सेल की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मतलब आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर प्रोकैरियोट्स का बात करें और यूकैरियोट्स का बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, उनके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन नहीं अच्छे से प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होता है? उनके जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अच्छे से उनके जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके चारों तरफ एक लेयर, आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस की तो चलिए हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, यूकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या चीज होता है कि जो न्यूक्लियस है, जो कि यूकैरियोट्स जो न्यूक्लियस रहता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंक्शनल पार्ट होता है किसी भी सेल का। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो किसी भी सेल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस लिए? वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो एक फंक्शनल पार्ट होता है किसी भी सेल का। जो न्यूक्लियस होता है वो किसी भी सेल का क्या होता है? एक फंक्शनल पार्ट होता है। अब इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इतना याद रखे रहिएगा कि जो न्यूक्लियस होता है वो किसी भी सेल के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल पार्ट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और अभी हम लोग जो न्यूक्लियस डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग के जो सिलेबस में जो न्यूक्लियस हम लोग को डिस्कस करना है वो किसका न्यूक्लियस डिस्कस करना है? हम लोग को न्यूक्लियस करना है डिस्कस यूकैरियोट्स का। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको पहली लाइन लिखनी होगी तो आप कैसे लिखेंगे कि न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल पार्ट ऑफ द यूकैरियोट सेल। ठीक है, चलिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस क्या होता है? चारों तरफ किसके इनक्लोज रहता है, मतलब कि अगर ये एक सेल है, ठीक है, यूकैरियोट का ये एक सेल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? यूकैरियोट का सेल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ये न्यूक्लियस हो गया आपका। ये क्या है आपका? ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, चलिए। और ये इसके जो चारों तरफ जो है, इसको किसी और कलर से यूज कर लेते हैं ताकि समझ में आए। इसके जो चारों तरफ जो एक लेयर होता है, जो लेयर जो कि न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरे रखता है, उसको सराउंड करे रखता है, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि ये जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट लेयर जो कि उसके सेल के साइटोप्लाज्म में उसको अलग करके रखता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो न्यूक्लियस होता है उसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, आउटर मोस्ट जो लेयर होता है जो कि न्यूक्लियस को इसके साइटोप्लाज्म से अलग करके रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, आई होप ये बात आपको बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि भाई जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जो लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ये कवर्ड रहता है स्ट्रक्चर के, जिसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से तो घिरा हुआ रहता ही है, लेकिन जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो है कवर अप होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक, चलिए। न्यूक्लियर एनवेलप वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो है वो ऐसा न्यूक्लियर एनवेलप एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि क्या होता है? न्यूक्लियस आपका पूरा कवर अप होता है। ठीक है, चलिए। अब जो होता है, जो मेम्ब्रेन होता है
वो क्या काम करता है, ये साइटोप्लाज्म के जो कंटेंट्स हैं उसको क्या होता है न्यूक्लियस से अलग करके रखता है। हम आपको क्या बताए थे कि ये आपका एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या है, मेम्ब्रेन है। इसको हम लोग जो मेम्ब्रेन जो होता है, आउटरमोस्ट लेयर जो होता है न्यूक्लियस का, उसको हम लोग जो आउटरमोस्ट जो लेयर होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और जो है होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस को उसके साइटोप्लाज्म से अलग करके रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। तो इस जो न्यूक्लियर इन्वेलप का काम क्या होता है, इसका काम यही होता है कि जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी कंटेंट है, साइटोप्लाज्म एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है वो भी एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, जो आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन है, वो क्या करता है, सेल जो ये जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको अलग करके रखता है न्यूक्लियस से, ठीक है, ताकि न्यूक्लियस जो है वो मर्ज ना हो सके साइटोप्लाज्म के अदर ऑर्गेनेल से या फिर साइटोप्लाज्म से, ठीक है। इसको जो एक सेपरेट करने का काम होता है, इसको जो अलग करके रखने का काम होता है, वो किसका होता है, इसी मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इतना समझ गए कि भाई अगर स्ट्रक्चर की बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस का क्या होता है, न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल पार्ट होता है किसी भी सेल का। अगर हम लोग न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट लेयर के बारे में बात करें, तो जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियर को साइटोप्लाज्म से अलग करके रखता है, उसको हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का, क्या काम करता है, ये ही काम करता है कि साइटोप्लाज्म जो है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको क्या करता है, न्यूक्लियस से अलग करके रखता है कि भाई तुम लोग थोड़ा सा दूर दूर हो जाओ, आपस में मर्ज मत होना, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें क्या लिखा है कि जो सेल की जो साइटोप्लाज्म हो, सॉरी, जो सेल के जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी इसी के अंदर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर अगर क्या क्या पाया जाता है, अगर आपको ये डिस्कस करना है, तो इसमें ये जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर सेल ये है, ठीक है, और ये है आपका न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि द सेल्स क्रोमोसोम्स आर आल्सो क्रैम्ड विद इन द न्यूक्लियस, मतलब कि जो सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है। इतना बात आप हमेशा याद रखी रहिएगा कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका सेल का क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट आप हमेशा याद रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वैसे तो हर पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये एक बेसिक सा पॉइंट है जो कि जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखे रहिएगा, जो सेल होता है, न्यूक्लियस जो सेल होता है, ठीक है, उसका जो क्रोमोसोम होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। चलिए, अब जो है ये जो डीएनए है, डीएनए इज प्रेजेंट विद इन द क्रोमोसोम, इट प्रोवाइड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट सेल कंपोनेंट, ठीक है। अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं, अगर हम लोग ये डिस्कस किए हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम, ठीक है। अगर हम लोग क्रोमोसोम को ये बता रहे हैं कि क्रोमोसोम भैया तुम्हारा कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो एक बात बताइए, ये जो क्रोमोसोम है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो जो क्रोमोसोम होता है वो किसका बना हुआ होता है, डीएनए का ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो अगर जो डीएनए जो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के अंदर, वो क्या करता है, वो ही जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। अगर हम लोग जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, तो वो किसकी वजह से जाता है, डीएनए की वजह से जाता है। इसके लिए हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं जूनियर क्लासेस में, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम, ठीक है, और क्रोमोसोम किस चीज से बना होता है, डीएनए से बना हुआ होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो जो डीएनए जो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, और वो क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। तो ये जो डीएनए जो है वो क्या काम करेगा, ये डीएनए क्या काम करेगा, आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करेगा, ठीक है। जो डीएनए है वो डीएनए का क्या काम होता है, डीएनए का काम यही होता है ना कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी हो, ठीक है। चलिए, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है जो कि हम लोग फिर से अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि जो डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में, ठीक है, और ये क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। इट प्रोवाइड्स, मतलब जो डीएनए है वो क्या प्रोवाइड करता है, डीएनए प्रोवाइड करता है आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है।
और यही डीएनए क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट सेल कंपोनेंट, ठीक है, ताकि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के जो कंपोनेंट हैं वो क्रिएट हो सके, ठीक है। चलिए ये बात आप लोग समझ जाइए इन शॉर्ट की यहाँ पे यही लिखा है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो क्रोमोसोम किसका बना होता है, वो डीएनए का बना होता है, ठीक है। तो जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है, वही जिम्मेदार होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए, और साथ ही साथ में ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स को भी डेवलप करने में, क्रिएट करने में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। चलिए ये आप समझ लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि वो जो न्यूक्लियस है आखिर वो कैसे शेप का है, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। भाई न्यूक्लियस का कैसा शेप है, ठीक है, उसके क्या क्या पार्ट है, ठीक है, और उन पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं और उन पार्ट के भाई क्या क्या फंक्शन है, ये डिस्कस करेंगे ना। अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं कि यूकैरियोट न्यूक्लियस का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन से न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं हम लोग, ये आप हमेशा याद रखिएगा, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग यूकैरियोटिक न्यूक्लियस का अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो भाई उसका न्यूक्लियस कैसा होता है, ठीक है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शन होता है, यही तो हम लोग डिस्कस करेंगे ना। चलिए तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलिए तो अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है यूकैरियोट का, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस हमेशा कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस कैसा शेप का होता है, वो होता है आपका स्फेरिकल शेप का, ठीक है। चलिए स्फेरिकल शेप का एक ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। चलिए न्यूक्लियस क्या है, एक स्फेरिकल शेप ऑर्गेनेल है जो कि प्रेजेंट कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एवरी यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। ऐसा कोई सेल है क्या यूकैरियोटिक का जहाँ पे न्यूक्लियस ना प्रेजेंट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है अगर आपको डिस्कस करना है या बताना है किसी को या लिखना है एग्जाम में तो आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखिए कि न्यूक्लियस इज अ सेल ऑर्गेनेल which is spherical in shape and present in every eukaryotic cell, ठीक है। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं हम, तो भाई इसको ऐसे लिख देते हैं कि in every eukaryotic cell there is nucleus is present and which is in स्फेरिकल शेप, ठीक है। चलिए तो एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि भाई शेप कैसा है इसका, ठीक है। न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक न्यूक्लियस जो है उसका शेप कैसा है, तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस का शेप कैसा हुआ, शेप है आपका स्फेरिकल, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा आप याद रखे रहिएगा, समझे रहिएगा कि कैसा शेप होता है, तो स्फेरिकल शेप होता है। अब इसको और भी पढ़ लेते हैं। It is the control center of eukaryotic cells responsible for the coordination of genes and gene expression। अगर हम लोग बात करें जीन एक्सप्रेशन का, यहाँ पे ये लिखा है कि जो न्यूक्लियस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जीन एक्सप्रेशन का, जीन्स के फंक्शन के लिए जो है न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है, जीन का जो एक्सप्रेशन हो रहा है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है उसको समझते हैं। न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। वो क्रोमोसोम किसके बने हुए होते हैं, वो क्रोमोसोम बने हुए होते हैं डीएनए के, ठीक है। तो डीएनए जो है एक जेनेटिक मटेरियल है जिसको कौन कैरी कर रहा है, न्यूक्लियस कैरी कर रहा है। और अगर हम लोग न्यूक्लियस या फिर जीन की बात कर ले हम लोग, ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए दो जीन से ही बना हुआ होता है ना, ठीक है। अगर हम लोग जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि एक जीन है, ठीक है, तो वो जीन जो है एक बेसिक इनहेरिट यूनिट होता है, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट होता है इनहेरिट का, ठीक है। अगर किसी भी न्यूक्लियस में, जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए कि हर न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और डीएनए का छोटा पार्ट अगर आप समझ लीजिए या फिर अल्टरनेटिव पार्ट समझ लीजिए तो वो क्या होता है, वो जीन होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग मेंडल में नहीं डिस्कस किए थे कि दो फैक्टर होते हैं, दो जीन होते हैं, जैसे कि टीटी और स्मॉल टी और बिग टी, और जैसे दो कैपिटल टी और दो स्मॉल टी, ठीक है। तो ये इन दोनों को आप क्या कहते थे, इन दोनों को जीन ही तो कहते थे आप, ठीक है। एक जो कैपिटल टी है और एक जो स्मॉल टी है, इनको आप क्या कहते थे, इनको जीन ही कहते थे ना। और अल्टरनेटिव फॉर्म जो होता है वो डीएनए का, वही जीन कहलाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि भाई क्या होता है जीन, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। और जीन क्या होता है, जीन जो होता है अल्टरनेटिव फॉर्म होता है किसका, क्रोमोसोम का, ठीक है। तो अब जब आप समझ गए हैं कि जीन किस में प्रेजेंट है, जीन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है,
तो न्यूक्लियस में जब जीन प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस ही ना डिसाइड करेगा कि जीन का एक्सप्रेशन कैसे होगा, ठीक है। अब ये आप लोग जानते होंगे कि डीएनए से जो डीएनए से आरएनए जो होता है वो कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियस में बनता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। और आगे ये फर्दर क्या होता है, ये आरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में जाता है और उसका ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग समझे कि ये डीएनए जो आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। फिर ये जो आरएनए है ये कहाँ चला जा रहा है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और फर्दर क्या है, प्रोटीन बना रहा है ट्रांसलेशन के प्रोसेस से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये पूरा जीन का एक्सप्रेशन ही तो हुआ कि कैसे एक जीन, एक डीएनए क्या डिसाइड कर रहा है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। तो इसी को तो हम लोग कहते हैं ना जीन एक्सप्रेशन। तो अगर हम लोग इन शॉर्ट अगर हम लोग कहें तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो डिसाइड करता है कि जीन का एक्सप्रेशन कैसे होगा, ठीक है। चलो, तो हमें लगता है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई जो न्यूक्लियस है वो कैसा शेप का है, वो है आपका स्फेरिकल शेप का, ठीक है। और जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या करता है, वो करता है ये कि ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ जीन्स को होने देता है कि भाई जीन्स कैसे काम करेंगे, और साथ ही साथ में जीन का जो एक्सप्रेशन होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में ही जीन का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। फर्दर ये जो आरएनए जो न्यूक्लियस में बना हुआ होता है वो जाता है साइटोप्लाज्म में, और क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इन शॉर्ट कहिएगा तो क्या कहिएगा कि ये जो जीन एक्सप्रेशन है वो कौन कंट्रोल करता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए आपका न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये जो न्यूक्लियस है, ये जो यूकेरियोटिक न्यूक्लियस है, ये किन चीजों से बना हुआ है, ठीक है। तो जो सेल का न्यूक्लियस है, मतलब कि यूकेरियोटिक सेल, यहाँ पे आप एक पॉइंट है जो कि आप लिख लीजिएगा, ये बहुत मस्ट है, ठीक है। ये जो यूकेरियोटिक सेल है, जो उसका जो न्यूक्लियस है वो किन किन चीजों से बना हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो द यूकेरियोटिक न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। हम अभी पहले के पॉइंट्स में क्या आपको बताए थे, यही बताए थे कि न्यूक्लियस जो है वो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह लो या फिर न्यूक्लियर एनवेलप कह लो, ठीक है। और ये न्यूक्लियर एनवेलप क्या करता है, ये न्यूक्लियर एनवेलप करता है कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को दूर करे रखता है, ठीक है, कि तुम दोनों लोग अलग अलग रहो, ठीक है। चलिए, तो एक तो पार्ट हम लोग डिस्कस कर लिए न्यूक्लियस का, पहला पार्ट क्या होता है, तो वो होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि सेल के जो न्यूक्लियस जो होता है उसको साइटोप्लाज्म से अलग करके दूर करके रखता है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो एक पार्ट तो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब दूसरा जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। जो दूसरा पार्ट जो होता है न्यूक्लियस का वो होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, अब हम आपको बताते हैं, पहले इसके पार्ट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो सेकंड पार्ट होगा वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या होगा आपका, न्यूक्लियोलस। और जो है चौथा पार्ट जो है, जो कि न्यूक्लियस में है या फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है, क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए, तो आपको अगर इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर क्या चीज लिखा है, ठीक है। तो इसमें यही चीज लिखा है कि न्यूक्लियस के कितने पार्ट्स होते हैं या फिर न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। दूसरा पार्ट क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। और चौथा चीज क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इतना समझ गए हैं कि कितने कितने पार्ट होते हैं। हम क्या कहे थे कि न्यूक्लियोप्लाज्म को आगे आपको समझाएंगे कि क्या चीज होता है, ठीक है। चलिए, तो उसी को हम लोग पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म को और क्या हम लोग कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग कार्योप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज कार्योप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म का एक और नाम क्या होता है, कार्योप्लाज्म होता है। अब भाई इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, ये क्या चीज है उसको पढ़ लेते हैं। ये क्या है, एक मैट्रिक्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है।
ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको कि हम लोग कार्योप्लाज्म भी कहते हैं, ये क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए, एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि भाई जैसे देखिए हम लोग इसके कंपोनेंट को पढ़ें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, फिर क्रोमोसोम होता है, ये सब डिफरेंट पार्ट और डिफरेंट कंपोनेंट है जो कि एक न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इतना तो हम लोग इतना बात तो हम लोग समझ गए कि हाँ भाई ये चीज़ होता है। अब किसका क्या फंक्शन है, ठीक है, कौन सा क्या पे प्रेजेंट होता है, किसका कैसा कैसा फंक्शन होता है न्यूक्लियस में, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। इन शॉर्ट अगर आपको समझना हो तो आप ऐसे समझिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ का एक आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, ये बात हमेशा आप याद रखे रहिएगा। ठीक है, और इसका क्या फंक्शन होता है, ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करके रखे रहता है। ठीक है, अब इसके बारे में और भी चीजें बहुत सारी हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर होता है। न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ आउटर मोस्ट लेयर में कवर किया हुआ रहता है। आउटर मोस्ट क्या होता है, न्यूक्लियस को कवर करके रखता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कैसा मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये आप हमेशा याद रखे रहिएगा कि ये जो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये कैसा होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। ठीक, चलिए ये बात हमेशा याद रहेगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये कैसा होता है, पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है कि ये जो होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, चलिए यही चीज यहाँ पे लिखा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द डबल लेयर मेम्ब्रेन या फिर डबल लेयर स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, दैट इंक्लोजेस द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, सॉरी जो कंटेंट होते हैं, जितने भी मैटर्स उसके अंदर मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनको इंक्लोज करने का मतलब कि इनको चारों तरफ से घेर के रखने का काम कौन करता है, इनको घेर कर रखने का काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, न्यूक्लियस है उसके अंदर सारे कंपोनेंट है। ठीक है, उनको चारों तरफ से घेर के रखना या फिर सराउंड करके रखने का काम कौन करता है, उनको करता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चारों तरफ से सराउंड करके वो रखे रहता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कैसा मेम्ब्रेन होता है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द आउटर लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो लेयर है। ठीक है, या हम कहें कि ये डबल लेयर है, मतलब कि अगर ये सेल है और ये अगर इसका न्यूक्लियस है तो इसका जो ये ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये कैसा है, डबल लेयर है। ठीक है, एक तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका इनर लेयर कहलाएगा, या आउटर, ये क्या कहलाएगा, आउटर लेयर कहलाएगा। ठीक है, इनर लेयर या फिर इनर मेम्ब्रेन जो आप कह लीजिए, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो है जो बाहर की तरफ है उसको क्या कहेंगे आप लोग, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है या फिर जो आउटर लेयर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ये क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है या फिर जो आउटर लेयर है किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ये किससे कनेक्टेड होता है, ये आपका कनेक्टेड रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, चलिए तो इतना पॉइंट आप याद रखे रहिएगा कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर होता है, आउटर लेयर और इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर होता है वो किससे कनेक्टेड रहता है, वो आपका कनेक्टेड रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, वो किससे कनेक्टेड रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, अब हम लोग ये तो डिस्कस कर लिए कि आउटर मेम्ब्रेन किससे मतलब कि कवर रहता है, अब सॉरी जो आउटर लेयर जो होता है वो किससे कनेक्टेड रहता है, तो वो कनेक्टेड रहता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं ईआर। ठीक है,
तो वो जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसका जो आउटर लेयर है वो किससे कनेक्टेड रहता है? वो आपका कनेक्टेड रहता है ER मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, ये एक आउटर लेयर हो गया, ये इनर लेयर हो गया, तो मतलब इनके बीच में कुछ स्पेस होगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट होंगे, उसी को अब डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि a fluid filled space or a perinuclear space is present between the two layers of nuclear membrane। अब क्या होता है, ये दो लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर और इनर लेयर, इन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस प्रेजेंट होता है। इन दोनों के बीच में आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में स्पेस हो जाएगा। ठीक है, और इस स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ठीक है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन हो गया या आउटर लेयर हो गया और इनर लेयर हो गया, ठीक है, आउटर लेयर हो गया और जो इनर लेयर हो गया, इन दोनों के बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो स्पेस प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो इसी स्पेस को जो कि प्रेजेंट है आउटर लेयर में और इनर लेयर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, तो जो स्पेस जो कि प्रेजेंट है आपका कहाँ पे, आउटर लेयर और इनर लेयर में, किसके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इसको लिख लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक, चलिए, तो ये आउटर लेयर हो गया, ये इनर लेयर हो गया, इन दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है, गैप है। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर आपका फ्लूइड प्रेजेंट है, और इसी गैप को, इसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है वो क्या होता है, इन दोनों ही लेयर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और इसी स्पेस के अंदर आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमें लगता है आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कैसा होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है किसी भी न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है, और इसका ये जो होता है वो डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो दो लेयर है वो क्या होगा, एक तो आउटर लेयर हो जाएगा और एक इनर लेयर हो जाएगा। आउटर लेयर क्या होता है, आउटर लेयर आपका ER से कनेक्टेड रहता है, ER मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। और जो इनर लेयर होता है, इनर लेयर जो होता है और आउटर लेयर होता है, इन दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, इसी स्पेस को हम लोग पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है जो कि आउटर लेयर और इनर लेयर में प्रेजेंट है, उसमें क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट है जो कि आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम लोग इतना समझ गए कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, चलिए, अब जो सेकंड चीज है जो कि प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमोसोम। तो पहले हम लोग पॉइंट दे देते हैं ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना। पहला जो है वो कंपोनेंट क्या था, वो आपका था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा जो है, जो कि पार्ट है, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है किसके अंदर का, न्यूक्लियस का, जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, वो क्या होता है, क्रोमोसोम। ठीक है, तो दूसरा जो पार्ट है वो हो गया क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम को डिस्कस कर लेते हैं भाई। क्रोमोसोम को क्या, क्रोमोसोम के बारे में आप लोग क्या जानते होंगे, क्रोमोसोम यही चीज है ना कि डबल लेयर एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है, डबल लेयर मतलब ऐसे ना, ये तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको क्रोमोसोम के बारे में क्रोमोसोम के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, तो एक ये हो गया आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, मतलब कि दो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, और अगर हम लोग क्रोमोसोम की बात कर ले तो क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, इससे पहले हम क्या कहे थे, डबल लेयर कहे थे ना, डबल लेयर नहीं इसे कहेंगे, सॉरी। इसका मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, दो न्यूक्लियोइड से बना हुआ होता है। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से अरेंज होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जो क्रोमोसोम जो है वो जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है तो उसके अंदर क्या क्या उसका फंक्शन होता है। ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ DNA एंड हिस्टोन्स।
प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये जो क्रोमोसोम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले हम क्या बोले थे, कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, आप ये बताइए। 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और ये जो क्रोमोसोम होता है वो किससे बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है आपका डीएनए से। इससे पहले जो स्ट्रक्चर हम आपको बताए थे वो डीएनए का था, गलती से हम आपको ऐसे बता दिए, सॉरी। अब अगर हम लोग बात करें क्रोमोसोम का, तो जो क्रोमोसोम होता है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम जो होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और अगर हम लोग डीएनए की बात कर लें तो डीएनए का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा है कि जो क्रोमोसोम जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रिंग्स के रूप में प्रेजेंट होता है। और ये किस चीज से बना हुआ होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, अगर क्रोमोसोम की बात करें तो ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो डीएनए और एक जो होता है वो होता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, चलिए, इससे पहले जो हम आपको स्ट्रक्चर बताए थे ये वाला, ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ये डीएनए का होता है, क्रोमोसोम का नहीं होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, हम आपको बताना वही चाह रहे थे, डीएनए बताना चाह रहे थे और मुंह से निकल गया क्रोमोसोम। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। अगर हम लोग बात करें क्रोमोसोम का, तो क्रोमोसोम किस चीज से बना हुआ होता है, तो वो होता है आपका डीएनए से बना हुआ। और डीएनए का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बात कर ले तो डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डीएनए जो है दो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, एंटी पैरेलल इसकी पोलैरिटी होती है। इसके अंदर बेसिस क्या होता है, प्यूरिन और pyrimidine होता है। ठीक है, और जो प्यूरिन होता है डबल बॉन्डेड अटैच्ड होते हैं, डबल बॉन्ड बना के अपने अटैच रहते हैं। pyrimidine जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना के आपस में अटैच रहते हैं। ये सब सारी चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जूनियर क्लासेस में हम लोग ये सब चीजें पढ़े हैं, किसके बारे में, डीएनए के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग क्रोमोसोम की बात करें जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, चलिए, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो अगर हम लोग क्रोमोसोम की बात करें तो जो क्रोमोसोम होता है वो स्ट्रिंग्स के रूप में प्रेजेंट होता है। किसका होता है, किसका बना हुआ होता है, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम लोग क्रोमोसोम की बात करें तो जो क्रोमोसोम है वो दो चीज से बना हुआ है, पहला आपका डीएनए और दूसरा जो है वो हिस्टोन प्रोटीन। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, ये जो डीएनए है प्लस हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, जो कि फर्दर कॉइल होके कंडेंस होके क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, चलिए, यही इसका अगर आपको समझ लीजिए शॉर्टकट या फिर तरीका कि क्रोमोसोम कैसे बनता है, तो ये यही चीज है। ठीक है, कि डीएनए हो गया और हिस्टोन प्रोटीन हो गया, ये आपस में मिलकर क्या कर बनाते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्रोमेटिन बनाते हैं। ये क्रोमेटिन जो होता है फर्दर कंडेंस होके क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन, जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, उसे कहते हैं हम लोग क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन आगे जाके क्या बनाता है, कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, अगर क्रोमेटिन का बात करें तो क्रोमेटिन दो तरह का होता है, यूक्रोमेटिन। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा कि द क्रोमेटिन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। ठीक है, वही बात जो हम बता रहे थे आपको कि दो तरह का क्रोमेटिन होता है, एक तो होता है आपका हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा जो होता है वो होता है आपका यूक्रोमेटिन। ठीक है, चलिए, अगर आप हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो वो वहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि भाई हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन जो है वो क्या कैसे डिफरेंट है। ठीक है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है, जो यूक्रोमेटिन है, वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से, कैसे फंक्शनली ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कि जो क्रोमोसोम जो होते हैं, सॉरी, जो क्रोमेटिन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। ठीक है, और इनको हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में कैसे डिवाइड किया, तो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो इनएक्टिव क्रोमेटिन होता है और यूक्रोमेटिन जो होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है, चलिए, अब ये कैसे एक्टिव और इनएक्टिव का कंसेप्ट आया उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, द फॉर्मर टाइप मतलब
कि जो क्रोमेटिन का नाम पहले लिखा है ना, सॉरी हेट्रोक्रोमेटिन का नाम पहले लिखा है ना, तो यही फॉर्मल टाइप हो गया, ठीक है। मतलब ये फॉर्मल टाइप लिखने का मतलब ये कि जो ऐसा चीज जो कि हम लोग पहले लिख चुके हैं उसे हम लोग फॉर्मल टाइप कहते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या लिखा है, हेट्रोक्रोमेटिन लिखा है, मतलब कि ये जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, आपके लिए हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये जो हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड होता है, बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड होता है, मतलब कि कुछ समझ लीजिए आप इस तरह का स्ट्रक्चर कि बहुत ज्यादा कंडेंस है, ठीक है। चलिए, एंड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, हम क्या कहते हैं कि ये जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है यूक्रोमेटिन, इन दोनों में क्या होता है, ये हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है, यूक्रोमेटिन क्या होता है वो एक्टिव होता है। तो हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है अगर आप उसके बारे में बात करें तो जो हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शनली जो होता है इनएक्टिव होता है, मतलब कि इसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो नहीं होता है, ठीक है। चलिए, इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो नहीं होता है। और अगर बात करें तो ये क्या होता है, मोस्टली प्रेजेंट एडजेसेंट टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर आप हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एडजेसेंट में, मतलब कि बगल में, किसके बगल में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगल में क्या प्रेजेंट होता है, हेट्रोक्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। ये हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर होता है और क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। चलिए, अब यूकैरियोट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई यूकैरियोट कैसा होता है, सॉरी यूकैरियोट क्या बात कर रहे हैं हम, यूक्रोमेटिन का क्या होता है वो उसका फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई यूक्रोमेटिन जो है उसका क्या फंक्शन होता है। तो अगर यूक्रोमेटिन की बात करें तो ये जो होता है एक्टिव होता है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, इसका ट्रांसक्रिप्शन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर अगर हम लोग यूक्रोमेटिन की बात करें तो यूक्रोमेटिन जो होता है वो डेलिकेट होता है और लेस कंडेंस्ड होता है, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा कंडेंस्ड हो रहा था, ठीक है। बहुत ज्यादा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर जो था वो किसका था, वो था आपका हेट्रोक्रोमेटिन का, ठीक है। चलिए, और ये क्या हो रहा था, ये इनएक्टिव हो रहा था। हेट्रोक्रोमेटिन कैसा है, बहुत ज्यादा कंडेंस है और इनएक्टिव है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और अगर हम लोग यूक्रोमेटिन की बात करें तो यूक्रोमेटिन जो होता है वो डेलिकेट होता है और क्या होता है, लेस कंडेंस्ड होता है, ठीक है। अगर हम लोग यूक्रोमेटिन की बात करें, यूक्रोमेटिन की बात करें तो पहला पॉइंट जो होगा ये क्या होगा, ये एकदम डेलिकेट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एकदम डेलिकेट होगा और साथ ही साथ में क्या होता है, ये लेस कंडेंस्ड होता है, ठीक है। ये लेस कंडेंस होगा, ठीक है। चलिए, ये लेस कंडेंस होगा, ठीक है। ये लेस कंडेंस होगा, ठीक है। इसके तरह ये बहुत ज्यादा कंडेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो यूक्रोमेटिन होता है वो क्या होता है, डेलिकेट होता है और लेस कंडेंस्ड होता है, ठीक है। चलिए, और क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमेटिन which is found abundantly in a ये ट्रांसक्राइबिंग सेल, ठीक है। अगर इसकी बात हम लोग बात करें तो ये यही चीज लिखा है कि जो यूक्रोमेटिन होता है वो डेलिकेट होता है, लेस कंडेंस्ड होता है और ये एक्टिव होता है, मतलब कि इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है। अगर हम लोग हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होता है और वो इनएक्टिव होता है क्योंकि वहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होती है। और अगर हम लोग यूक्रोमेटिन की बात करें तो यूक्रोमेटिन जो होता है वो क्या होता है, यूक्रोमेटिन इज अ डेलिकेट एंड लेस कंडेंस्ड, ठीक है। यूक्रोमेटिन कैसा होता है, वो डेलिकेट होता है, लेस कंडेंस्ड होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है ट्रांसक्राइबिंग सेल्स में, ऐसे सेल्स जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है क्योंकि जो यूक्रोमेटिन होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या अंतर है। तो हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव है जिसका कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता और यूक्रोमेटिन क्या होता है, एक्टिव होता है, लेस कंडेंस होता है, डेलिकेट होता है और साथ ही साथ में इसका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो तीसरा पार्ट
न्यूक्लियस का वो क्या है, न्यूक्लियोलस है। ठीक है, जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है, चलिए तो यूकैरियोट के हम लोग न्यूक्लियस को डिस्कस कर रहे हैं और जो हम लोग थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस का, तो उसको जो थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस का उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूक्लियोलस आखिर क्या होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होता है, चलिए तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो न्यूक्लियोलस होता है, अब वो अगर आप बात करें तो एक जब प्रेजेंट होता है ना तो उसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। अगर इसका प्लूरल फॉर्म यूज किया जाए तो इसी न्यूक्लियोलस का प्लूरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोलाई। ठीक है, अगर हम लोग प्लूरल फॉर्म में अगर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं न्यूक्लियोलस का तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलाई कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग न्यूक्लियोलस का बात कर ले तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो डेंस होता है और स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, न्यूक्लियस की जब हम लोग बात कर रहे थे तब हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके थर्ड पार्ट को डिस्कस कर लें, न्यूक्लियस के थर्ड पार्ट को डिस्कस कर ले जो कि न्यूक्लियोलस है, अगर उसके शेप को बात करें तो वो कैसा होता है, कैसे शेप का होता है, वो भी स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो कि आपको याद रखना है न्यूक्लियोलस में वो कैसा होता है, उसका शेप, कि भाई न्यूक्लियोलस का कैसा शेप है, तो न्यूक्लियोलस का शेप क्या है, स्फेरिकल शेप है। ठीक है, तो इसका कैसा शेप है आपका, स्फेरिकल शेप है। ठीक है, चलिए स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, अगर न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस के बारे में आप ऐसे लिखिएगा कि न्यूक्लियोलस जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और उसका शेप कैसा है, उसका शेप है आपका स्फेरिकल। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोलस इज अ स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए तो इतना आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो some of the eukaryotic organism have nucleus that contains up to 4 nuclei। ठीक है, कुछ ऐसे यूकैरियोटिक सेल होते हैं जिसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होते हैं उनकी नंबर कितना होता है, 4। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके की यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियाई होता है उनकी संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है, हम अभी बात किए थे ना कि ये जो एक अगर जब प्रेजेंट हो न्यूक्लियस के अंदर तो उसको हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे, न्यूक्लियोलस कहेंगे। और अगर वो प्लूरल हो मतलब कि एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोई कहेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोली कहेंगे, न्यूक्लियोली। ठीक है, तो न्यूक्लियोली कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट जो है जिसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, क्या होता है कि यूकैरियोट जो सेल होती हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होता है, वो 4 इन नंबर प्रेजेंट होता है, मतलब 4 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए तो यही चीज है। अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग राइबोसोम। न्यूक्लियोलस का अगर आप मेन फंक्शन आप पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन यही होता है कि ये क्या करता है, ये क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इनडायरेक्टली हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में अब ये इनडायरेक्टली कैसे हेल्प करता है, क्योंकि ये जो होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है राइबोसोम, प्रोड्यूस करता है राइबोसोम्स में। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोलस है इसका अगर आप मेन फंक्शन बात करें तो कि क्या है, तो ये इसका जो मेन फंक्शन होता है ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है राइबोसोम को। ठीक है, अगर आप राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो कि क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस कर रहा है। तो आप समझ लीजिए अगर कोई ऐसा ऑर्गेनेल है या फिर कोई एक ऐसा पार्ट है जैसे कि ये न्यूक्लियोलस जो कि किसको प्रोड्यूस कर रहा है, राइबोसोम को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो राइबोसोम का काम ही क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस। राइबोसोम का क्या काम होता है, क्या वर्क करता है ये, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। ठीक है, ये तो हम लोग सबको ही पढ़े हैं ना कि क्या करता है भाई राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो आप ये बताइए कि जब ये न्यूक्लियोलस जो है किसको प्रोड्यूस कर रहा है, राइबोसोम को प्रोड्यूस कर रहा है।
और राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस ये क्या काम करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस कराता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि न्यूक्लियोलस का जो इनडायरेक्ट रोल क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस करता है राइबोसोम को। ठीक है, और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस। यही चीज यहाँ पे लिखा है कि द न्यूक्लियोलस प्ले एन इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। कैसे ये इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, इसलिए क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है किसको, राइबोसोम को। ठीक है, तो आपको न्यूक्लियोलस का फंक्शन समझ में आ गया होगा। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, राइबोसोम को प्रोड्यूस करता है और इसका इनडायरेक्ट रोल है प्रोटीन की सिंथेसिस में। क्यों, क्योंकि ये जब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये राइबोसोम को प्रोड्यूस कर रहा है, तो राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम का यही काम होता है कि प्रोटीन के सिंथेसिस वो कराता है। ठीक है, चलिए, तो हमें लगता है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। किसके बने हुए होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के। ठीक है, तो राइबोसोम्स आर सेल ऑर्गेनेल मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, अगर आपको राइबोसोम को समझना है कि राइबोसोम किस चीज से बना हुआ होता है, तो राइबोसोम किस किस चीजों से बना हुआ है भाई, आरएनए से, और किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से। ठीक है, क्रोमोसोम को इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, क्रोमोसोम किससे बना हुआ होता है, डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। अगर हम लोग राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम किससे बना हुआ है, आरएनए से और प्रोटीन से। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा है। दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम जब बन जाता है न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है, तो वो कहाँ पे कैरी हो जाता है, वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो वो चला जाता है आपका साइटोप्लाज्म में। ठीक है, समझ लीजिए इसको ऐसे, ये सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, राइबोसोम को। ठीक है, जब राइबोसोम बन गया, ठीक है, राइबोसोम आपका जब बन गया, क्या हो गया भाई, चलिए, जब राइबोसोम बन गया, यहाँ पे ये राइबोसोम बन गया। ठीक है, तो जब ये राइबोसोम बन गया तो उसके बाद क्या हुआ, राइबोसोम जब बन गया तो ये साइटोप्लाज्म में आ गया। ठीक है, चलिए, यही चीज यहाँ पे लिखा है कि दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म व्हिच आर देन अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद क्या होता है, ये जो राइबोसोम्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखा है कि जो राइबोसोम जो होता है वो एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि किससे बना है, आरएनए से और प्रोटीन से। और क्या होता है, जब राइबोसोम बन जाता है न्यूक्लियोलस के द्वारा, तो ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में। और जब ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तो क्या होते हैं, विच आर देन अटैच, जब ये अटैच हो जाते हैं किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मतलब ईआर से जाके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई राइबोसोम बन कहाँ रहा है, तो न्यूक्लियोलस द्वारा बन रहा है राइबोसोम, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद क्या कर रहा है, ये साइटोप्लाज्म में चला जा रहा है, और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद क्या होता है, कुछ तो जो होते हैं वो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और कुछ जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और ये भी कहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाके ये अटैच हो जाता है, इसीलिए उसका नाम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाले में राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका क्या नाम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब ये राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम के बारे में अगर हम लोग कुछ बात कर लें कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि राइबोसोम आर द प्रोटीन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। इसको क्या होता है, इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का, वो प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है किसी भी सेल के अंदर। ठीक है, चलिए, अब ये जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाता है व्हेन अ सेल अंडरगोज डिवीजन। जब भी किसी भी सेल के अंदर डिवीजन होता है ना, तभी न्यूक्लियोलस जो होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट है जिसको आपको याद करके रखना है कि भाई जो न्यूक्लियोलस है वो क्या होता है, वो गायब हो जाता है जब सेल के अंदर डिवीजन होता है। ठीक है, तो जब सेल के अंदर डिवीजन हो रहा है तब ये न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है और ये न्यूक्लियोलस रिफॉर्म हो जाता है, मतलब फिर से बन जाता है। कब, जब ये सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो समझ लीजिए आपका इसका कुछ ऐसा फंक्शन है कि जब मान लीजिए सेल का डिवीजन हो रहा है, ठीक है,
तब ये न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये गायब हो जाता है, ठीक है। और जब ये सेल डिवीजन का काम हो जाता है कि भाई सेल डिवीजन का काम तुम्हारा हो गया है, तब ये क्या होता है, न्यूक्लियस फिर से क्या होता है, रिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखे रहिएगा कि भाई न्यूक्लियोलस का क्या काम है। तो न्यूक्लियोलस का काम क्या है, न्यूक्लियोलस का काम ये है कि प्रोटीन को ये क्या करता है, ये क्या करता है, राइबोसोम को प्रोड्यूस करता है, और इसी तरह ये क्या करता है, इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। और जब सेल डिवीजन होता है तब ये क्या करता है, ये चला जाता है, ठीक है। और जब सेल डिवीजन का काम समाप्त हो जाता है, जब पूरा हो जाता है, तब क्या होता है, ये रिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं यूकेरियोटिक न्यूक्लियस के फिगर के बारे में या फिर डायग्राम के बारे में, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये मान लीजिए ये सेल है, ये कोई एक सेल है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये क्या आपका प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। तो यूकेरियोटिक न्यूक्लियस है, ठीक है। और क्या है ये न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर जो आपको मिल रहा है, ये जो दिख रहा है, कुछ गैप इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप कहेंगे या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ही चीज होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से पहले आप डायग्राम बना लीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा यूकेरियोटिक न्यूक्लियस, और इसके बीच में ये चीज है, ये जो आपका आउटर मोस्ट लेयर है, इसको आप हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है या फिर न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर ही वो जगह होती है जहाँ पे अगर न्यूक्लियस के अंदर से कुछ चीजें बाहर जानी होती हैं तो वो इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाती है, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो आप हमेशा याद रखे रहिएगा कि भाई जो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस नहीं होता है, उसके अंदर में कुछ बीच बीच में गैप्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम लोग, जिनको हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और ये न्यूक्लियर पोर किसमें हेल्पफुल होते हैं, जब कोई भी सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जाने वाले होते हैं तो इन्हीं पोर्स के थ्रू ये ट्रैवल करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में पहुंचते हैं, ठीक है। चलिए, तो न्यूक्लियर पोर भी हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो क्या होता है, न्यूक्लियोलस। ये आपका हो गया न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, राइबोसोम को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो आपका न्यूक्लियोलस भी हो गया, ठीक है। और क्या होता है, क्रोमेटिन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। हम लोग क्या बात किए थे भाई कि क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है, क्रोमेटिन का। तो ये जो क्रोमेटिन है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, वो मैट्रिक्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। तो हर चीज हमें लगता है कि हम लोग डिस्कस कर लिए कि पहले क्या होता है, पहला हो गया आपका न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा क्या हो गया, यही न्यूक्लियर पोर जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया आपका, क्रोमेटिन जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। चौथा क्या है, वो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जहाँ पे राइबोसोम की क्या होता है, राइबोसोम प्रोड्यूस होता है। और पांचवा पॉइंट या पांचवा पार्ट क्या हो गया आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या चीज है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है न्यूक्लियस का, यूकेरियोटिक न्यूक्लियस का, तो आप ऐसे बनाइएगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि भाई ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, ठीक है। इसको आप और अच्छे से, अगर एक और ये डायग्राम है किसका, न्यूक्लियस का, अगर आप इसको बनाएंगे तो ये वो जो पहला डायग्राम था वो आपका एक कह लीजिए कि छोटा एक इजी डायग्राम था न्यूक्लियस का, ठीक है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है तो आप वो बनाइए, वो आप उससे आप समझिए। लेकिन अगर आप अच्छे से समझाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छा नंबर आए आपका, तो आप ये डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका हर चीज अच्छे से और समझाया गया है, तो उसको एक बार और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यूकेरियोटिक न्यूक्लियस का एक डायग्राम है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले तो न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, न्यूक्लियस एनवेलप का, ठीक है। ये कैसा होता है न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप आपका दो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो हो गया वो क्या है आपका न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है।
दूसरा पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियोप्लास्ट। वो मैट्रिक्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट। और ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये क्या होता है, कंटिन्यूअस नहीं प्रेजेंट होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में ऐसे गैप या एक लेयर बना हुआ होता है। ये जैसे ये दो लेयर है ना, वैसे इसके बीच में थोड़ा सा गैप हुआ और ये एक ही लेयर है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियर कोर कहते हैं। ठीक है। और चौथा चीज क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे राइबोसोम की सिंथेसिस होती है और यही राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, न्यूक्लियोलस इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है किसमें, प्रोटीन के सिंथेसिस में। चलिए, चौथा क्या हो गया, क्रोमेटिन का नेटवर्क। क्रोमेटिन बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और ये क्या करते हैं, एक नेटवर्क फॉर्म कर देते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये न्यूक्लियस से चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे, यही ना पढ़े थे कि जो राइबोसोम जो बन जाता है किससे, न्यूक्लियस से, वो जाके क्या करता है, अटैच हो जाता है साइटोप्लाज्म में जाता है। तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जाके कुछ तो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में और कुछ क्या होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाके अटैच हो जाते हैं। और ये जो कहाँ पे अटैच होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ में नहीं प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि राइबोसोम जो कि न्यूक्लियोलस से प्रोड्यूस होता है वो जाके वहां पे जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई न्यूक्लियस क्या होता है, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।